हाय फ्रेंड्स, बायोलॉजी विद एक्सपेरिमेंट चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्लास बीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग स्पेशल बीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जंतु कोशिका के चारों ओर आवरण के रूप में पाई जाने वाली डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन है। अब डिफरेंशियली परमिएबल का क्या मतलब हुआ कि ये मेम्ब्रेन अपने अंदर आने जाने के लिए कुछ ही अणुओं को परमिशन देती है, मतलब डिफरेंशिएट करती है अणुओं को, सभी अणुओं को अपने अंदर आने जाने नहीं देती, जो कि कोशिका द्रव तथा बाहरी वातावरण के मध्य आयनिक सांद्रता को नियंत्रित रखती है, जिससे कोशिका में प्रवेश करने वाले तथा उससे बाहर निकलने वाले अणुओं एवं आयनों का नियंत्रण बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्टसन 1959 के अनुसार यह यूनिट मेम्ब्रेन होती है। रॉबर्टसन ने क्या कहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक यूनिट मेम्ब्रेन बताया है। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर देखते हैं, संरचना देखते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा अध्ययन करने पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अणुओं एवं प्रोटीन से बनी त्रिस्तरीय संरचना के रूप में दिखाई जाती है। अब त्रिस्तरीय का क्या मतलब हुआ? जिसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है, उसे हम त्रिस्तरीय कहते हैं। और क्या होती है? ये फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती है। नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की त्रिस्तरीय संरचना का मॉडल सर्वप्रथम डेनियली एवं डेनसन ने 1935 में प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार जंतु कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। अब कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं ये देखते हैं। पहली विशेषता ये है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड एवं प्रोटीन से बनी 75 एंगस्ट्रॉम मोटी स्तर है। किससे बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड और प्रोटीन से, जिसमें लिपिड कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड के रूप में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मेम्ब्रेन में निम्नलिखित स्तर पाए जाते हैं। कौन कौन से? 20 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन प्रोटीन का बाह्य स्तर और 20 एंगस्ट्रॉम मोटा सघन प्रोटीन का भीतरी स्तर। मतलब इसमें एक तो 20 एंगस्ट्रॉम का मोटा बाहर की तरफ प्रोटीन का स्तर मिलेगा, एक 20 एंगस्ट्रॉम का अंदर की तरफ प्रोटीन का स्तर मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं। 35 एंगस्ट्रॉम मोटा फॉस्फोलिपिड का मध्य स्तर। इसमें 3 लेयर बताई गई थी, तो बाहर वाला कौन सा होगा? दोनों तरफ प्रोटीन की लेयर होगी और अंदर की जो होगी वो लिपिड की बनी होगी। और कौन सी लिपिड की? फॉस्फोलिपिड की बनी होती है। अब डायग्राम देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये 3 लेयर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये बाहर वाली लेयर किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, 20 एंगस्ट्रॉम की होती है। अंदर वाली लेयर किसकी बनी है? लिपिड की, जो 35 एंगस्ट्रॉम मोटी है। इसके चारों ओर क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड और हाइड्रोफोबिक एंड लिपिड लेयर की। हाइड्रोफिलिक एंड क्या होते हैं? ये प्रोटीन की तरफ तो फिलिक होते हैं, मतलब प्रोटीन की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और लिपिड की तरफ मतलब रेपल करते हैं। और लिपिड की तरफ कौन सा एंड होगा? हाइड्रोफोबिक एंड। इनर लेयर, मिडल लेयर, आउटर लेयर, ये बताया गया। ये इसके क्या है? त्रिस्तर का डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के चारों ओर स्थित प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आवरण में अनेक स्थानों पर 8 एंगस्ट्रॉम टू 50 एंगस्ट्रॉम व्यास के सूक्ष्म छिद्र पाए जाते हैं। अब क्या कहा गया है कि इसमें 8 से 50 एंगस्ट्रॉम के छोटे छोटे छिद्र मिलते हैं। इन छिद्रों का खुलना एवं बंद होना कोशिका की मेटाबॉलिक क्रियाओं पर निर्भर करता है। जब कोशिका में मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिक कौन सी होती है? जिसमें अणुओं का टूटना होता है। जब टूटने पर निर्भर करता है कि उसकी मेटाबॉलिक रेट कितनी हाई है या कम है। नेक्स्ट देखते हैं। रासायनिक संगठन, केमिकल कंपोजिशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुख्यतः प्रोटीन, लिपिड तथा कुछ प्रतिशत कार्बोहाइड्रेट्स की बनी होती है। किस किस की बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन?
लिपिड, प्रोटीन और कुछ परसेंट कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। अब प्रोटीन के बारे में देखते हैं। इसमें जो प्रेजेंट होता है प्रोटीन, सबसे पहले विभिन्न कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन की मात्रा भिन्न भिन्न होती है। मतलब अलग अलग कोशिकाओं में प्रोटीन की मात्रा कैसी होती है, अलग अलग होती है, भिन्न भिन्न होती है। ये प्रोटीन्स मुख्यतः आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, मेथियोनिन, सिस्टीन, एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। कौन कौन से प्रोटीन इसमें प्रेजेंट होते हैं? आर्जिनिन, लाइसिन, हिस्टिडीन, टायरोसिन, मेथियोनिन, सिस्टीन, एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है। अब देखते हैं, ये प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यांत्रिक स्थिरता प्रदान करते हैं, मतलब उसके अंदर की तरफ से सपोर्ट बनाए रखते हैं, तथा एंजाइम के रूप में अन्य अणुओं को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। और ये प्रोटीन है, ये एंजाइम के रूप में दूसरे अणुओं को भी ग्रहण करते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो लिपिड है वो किस रूप में प्रेजेंट होता है? लिपिड, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड फॉस्फोलिपिड के रूप में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? फॉस्फोलिपिड के रूप में। इसमें मुख्यतः कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सेफेलिन, स्फिग्नोमाइलिन के रूप में पाए जाते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे ये लिपिड? कोलेस्ट्रॉल, लेसिथिन, सेफेलिन, स्फिग्नोमाइलिन के रूप में पाए जाते हैं। अब थर्ड कंपोनेंट है अपना कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में पढ़ते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ये प्रोटीन तथा लिपिड की अपेक्षा कम मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है इसमें? प्रोटीन और लिपिड। कार्बोहाइड्रेट्स का परसेंटेज इसमें कम होता है। ये मुख्यतः हेक्सोस, फ्रक्टोस एवं सिएलिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में पाए जाते हैं? इसमें हेक्सोस, फ्रक्टोस और सिएलिक एसिड के रूप में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इनका मुख्य कार्य प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करना, जो कि लाइपोप्रोटीन संरचना को स्थायित्व प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या करते हैं? प्रोटीन के साथ मिलकर ग्लाइकोकैलिक्स का निर्माण करते हैं। अब लास्ट देखते हैं इसमें एंजाइम। एंजाइम कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में विभिन्न मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित एंजाइम पाए जाते हैं। इसमें कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? जो कोशिका है, सेल है, उनकी मेटाबॉलिक क्रियाओं से संबंधित पाए जाते हैं एंजाइम। कौन कौन से हैं इसमें? 5 न्यूक्लियोटाइडेज, मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस एटीपीएज, सोडियम पॉजिटिव, पोटासियम पॉजिटिव, एक्टिवेटेड मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव प्लस एटीपीएज, और लाइकेन फॉस्फेट एल्केलाइन फॉस्फेटेज, एसिड फॉस्फोमोनोएस्ट्रेज तथा आरएनएज आदि एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना या फिर मोलिकुलर स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लेते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की आणविक संरचना त्रिस्तरीय होती है, जिसमें बाहर तथा भीतर प्रोटीन अणुओं के 2 स्तर तथा मध्य में फॉस्फोलिपिड अणुओं के रूप में लिपिड का स्तर पाया जाता है। कैसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की संरचना? 3 स्तरीय होती है। इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होती है। बाहर की दोनों साइड प्रोटीन प्रेजेंट होता है, अंदर लिपिड होता है जो फॉस्फोलिपिड के रूप में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, त्रिस्तरीय रचना में लिपिड एवं प्रोटीन अगर लिखित प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। किस प्रकार से होते हैं? सबसे पहले देखते हैं लिपिड स्तर। हमने देखा इसमें लिपिड कैसा होता है? फॉस्फोलिपिड होता है। यह फॉस्फोलिपिड का स्तर होता है। इसमें निम्नलिखित 2 सिरे पाए जाते हैं। कौन कौन से सिरे होते हैं? हाइड्रोफोबिक सिरा। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होता है? जो रेपल करता है किसी चीज को, जिसे फोबिया होता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं? रेपल। यह सिरा ईंट जल में अघुलनशील होता है तथा अध्रुवीय सिरा कहलाता है। हाइड्रोफोबिक सिरा कैसा होगा? जल में अघुलनशील होगा और अध्रुवीय सिरा कहलाएगा। यह सिरा फैटी एसिड का बना होता है। इनके 2 समूह हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा ग्लिसरॉल से संयोजित रहते हैं। हाइड्रोफोबिक सिरा किससे बना होता है? फैटी एसिड से बना होता है, जिसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप तथा दूसरा ग्लिसरॉल से संयोजित होता है। नेक्स्ट देखते हैं हाइड्रोफिलिक सिरा। हाइड्रोफिलिक सिरा कौन सा होता है? जो अट्रैक्ट करता है। फिलिक मतलब अट्रैक्ट होना। यह सिरा ईंट जल में घुलनशील
होता है तथा ध्रुवीय सिरा कहलाता है। हाइड्रोफिलिक होगा तो कैसा होगा, जल में घुलनशील होगा और ध्रुवीय कहलाएगा। हाइड्रोफोबिक अध्रुवीय सिरा होता है तो हाइड्रोफिलिक ध्रुवीय सिरा कहलाता है। इस सिरे पर ग्लिसरॉल फॉस्फेट अणुओं से जुड़कर फॉस्फोलिपिड बनता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य फॉस्फोलिपिड के अणु दो समानांतर पंक्तियों में विन्यसित होकर द्विस्तरीय रचना बनाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें हाइड्रोफिलिक सिरे मेम्ब्रेन की बाहरी सतह की ओर तथा हाइड्रोफोबिक सिरे मेम्ब्रेन की भीतरी सतह की ओर धंसे रहते हैं। ये हमने पीछे डायग्राम में देखा था। अब हम इसका सिंगल डायग्राम देखते हैं। फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का डायग्राम है। इसमें ये क्या है, हेड। हेड कैसा होगा, पोलर एंड। और ये क्या है, इसकी टेल। टेल नॉन पोलर एंड। ये फैटी एसिड की बनी होती है टेल, और हेड पोलर एंड होता है, और बीच में ये इसमें क्या लगा होता है, संयोजित ग्लिसरॉल से संयोजित होती है। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें प्रोटीन लेयर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रोटीन के अणु अगर लिखित दो विभिन्न क्रमों में विन्यसित होते हैं। कौन कौन से, एक्सट्रिंसिक या परिधीय प्रोटीन। एक्सट्रिंसिक या परिधीय प्रोटीन कौन से होंगे, जो बाहर की तरफ लगे होते हैं। ये मेम्ब्रेन के मध्य स्थित फॉस्फोलिपिड की बाहरी तथा भीतरी स्तर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, बाहरी तथा भीतरी स्तर। इंस्ट्रिक या आंतर प्रोटीन, ये अणु मेम्ब्रेन की सतह को आंशिक या पूर्ण रूप से भेदते हुए स्थित होते हैं। मतलब ये क्या होगा, ये मेम्ब्रेन है, तो इंस्ट्रिक्ट तो ऐसे अंदर की तरफ, पूरे अंदर की तरफ होंगे, और एक्सट्रिक कौन से होंगे, जो बाहर होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये जल में घुलनशील होते हैं। कौन से घुलनशील होते हैं, इंस्ट्रिक या आंतर प्रोटीन। अब देखते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सबसे पहले किसने दिया और कब दिया, ये इंपॉर्टेंट है। सिंगर एवं निकोलसन ने 1972 में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल दिया। इसके बारे में देखते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सिंगर तथा निकोलसन ने 1972 में प्रस्तुत किया। इस मॉडल के अनुसार समस्त बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन की संरचना अर्धतरल प्रकार की होती है, जिसमें लिपिड तथा इंस्ट्रिक प्रोटीन एक मोज़ेक क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसने क्या कहा है कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, सेमी सॉलिड के रूप में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें लिपिड तथा प्रोटीन के अणु लिपिड के द्विस्तर के मध्य ट्रांसलेशन गतियां करते हैं। कैसी गति करते हैं, ट्रांसलेशनल गतियां करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में अणुओं की इस प्रकार की व्यवस्था को क्वासी फ्लूइड या अर्धतरल संरचना कहते हैं। इसकी इस व्यवस्था को क्या कहा जाता है, क्वासी या सेमी सॉलिड अर्धतरल संरचना कहते हैं। इसका डायग्राम हम देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का। उन्होंने क्या बताया है, इसमें 3 स्तर होती है। दोनों बाहर की तरफ दोनों कैसी होती है, प्रोटीन स्तर, अंदर फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है। अब इसमें देखते हैं हम, ये लिपिड बाइलेयर है, इसमें यहाँ पर ग्लाइकोलिपिड प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट है, और ये क्या है, इंटीग्रल प्रोटीन, जो अंदर की तरफ पूरी तरह भेदते हुए अंदर की तरफ जाते हैं, और पेरिफेरल प्रोटीन जो बाहर की तरफ व्यवस्थित होते हैं। और ये क्या है, बाउंड्री लिपिड, पोर फॉर्मेड बाय इंटीग्रल प्रोटीन, मतलब ये पोर बना रहा है, रास्ता बना रहा है। पेरिफेरल प्रोटीन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अकॉर्डिंग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है। फ्रेंड्स, आप लोग ये डायग्राम को 1-2 बार अपनी कॉपी पर ड्रॉ करके देखना। एग्जाम में जब आप डायग्राम बना के आओगे तो आपको मार्क्स ज़्यादा अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की विशेषीकृत रचना क्या है, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। शरीर कोशिकाओं की प्लाज्मा मेम्ब्रेन विभिन्न भागों में निम्नलिखित विशेषीकृत रचनाओं के रूप में पाई जाती है। इनके बारे में देखते हैं। माइक्रोवाइली, आपने ये नाम सुना होगा, ये हमारी आंत में भी प्रेजेंट होती है। ये कुछ कोशिकाओं की समतल सतह पर उंगली के समान अनेक सूक्ष्म प्रवर्धों के रूप में रूपांतरित होती है। ये मुख्यतः आहार नाल में पचे हुए भोजन के हेतु अवशोषण सतह बढ़ाती है। माइक्रोवाइली क्या करती है, स्पेस बनाती है। ये किसका डायग्राम है, माइक्रोवाइली का।
नेक्स्ट देखते हैं डेस्मोसोम। डेस्मोसोम क्या है? ये दो संलग्न कोशिकाओं के संपर्क वाले स्थानों की प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाहरी सतह पर बटन की समान मोटाई के रूप में पाए जाते हैं। क्या कहा है इन्होंने? डेस्मोसोम क्या होते हैं? जब दो मेम्ब्रेन होती है, आपस में अटैच होती है, तो इनके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? डेस्मोसोम, ताकि वो स्पेस फिल हो सके और मेम्ब्रेन अच्छे से अटैच हो जाए। जैसे ये सेल है, ये सेल है, आपस में जुड़ी हुई है, तो इसके बीच में क्या प्रेजेंट होगा? डेस्मोसोम। डायग्राम देखते हैं डेस्मोसोम का। ये क्या है? डेस्मोसोम में इंटरसेल्यूलर स्पेस अंदर की तरफ, और ये क्या है? बटन लाइक थिकेनिंग। बटन मतलब लाइक थिकेनिंग होगी। ये टोर्नोफाइब्रिल है। टोर्नोफाइब्रिल क्या करते हैं? दूसरी सेल से अटैच करने में हेल्प करते हैं। दो सेल के बीच में क्या प्रेजेंट होता है? टोर्नोफाइब्रिल्स होता है। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये टोर्नोफाइब्रिल किससे जुड़ा होगा? दूसरी सेल से जुड़ा होगा। आगे देखते हैं। डेस्मोसोम में दो कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य 100 to 120 एंगस्ट्रॉम स्थान रहता है। मतलब डेस्मोसोम है, दो कोशिकाओं के मध्य में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के मध्य 100 से 120 एंगस्ट्रॉम का स्थान रहता है। इस स्थान से अनेक महीन सूत्र टोर्नोफाइब्रिल निकलकर कोशिका में प्रवेश करते हैं तथा संपर्क बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? टोर्नोफाइब्रिल एक दूसरी सेल से जुड़े रहते हैं। ये कोशिका को दृढ़ता प्रदान करते हैं एवं एक निश्चित आकृति बनाए रखते हैं। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे हम किसी व्हीकल के नट वगैरह लगाते हैं तो उसके अंदर एक बाल लगाते हैं ताकि वो नट अच्छे से फिक्स हो जाए। उसी तरह ये डेस्मोसोम सेल के लिए वर्क करता है, एक बाल के रूप में वर्क करता है, ताकि एक सेल दूसरी सेल आपस में फिक्स रहे। फिर आगे आता है नेक्स्ट हेमिडेस्मोसोम। हेमिडेस्मोसोम क्या है? ये शरीर की एपिथेलियल कोशिकाओं का आधारीय भागों में पाए जाते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं? एपिथेलियल कोशिकाओं में पाए जाते हैं हेमिडेस्मोसोम। ये डेस्मोसोम के समान ही होते हैं, किंतु ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में केवल एक ही ओर पाए जाते हैं। इनके दूसरी ओर का भाग कोलेजन तंतु का बना होता है। अब नाम से पता चल रहा है, हेमी हो गया तो आधा ही हो गया। हेमिडेस्मोसोम है तो एक तरफ से होंगे, दूसरी तरफ कोलेजन तंतु प्रेजेंट होते हैं इनके। डायग्राम देखते हैं हम हेमिडेस्मोसोम का। ये इंटरसेल्युलर स्पेस होगा जो अलग अलग होता है, उसमें कितना था? 100 to 120 एंगस्ट्रॉम। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके एक साइड ही ये प्रेजेंट होते हैं, दूसरी साइड क्या होते हैं? कोलेजन तंतु प्रेजेंट होते हैं। सेप्टेट डेस्मोसोम, ये अकशेरुकों इनवर्टेब्रेट की एपिथेलियल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। सेप्टेट डेस्मोसोम किस में पाए जाते हैं? अकशेरुकों की एपिथेलियल कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये संलग्न कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच 100 to 150 एंगस्ट्रॉम चौड़े अंतराकोशिकीय अवकाश में अनुप्रस्थ पट्टों के रूप में स्थित होते हैं। आगे देखते हैं टर्मिनल बार। इन्हें इंटरमीडिएटरी जंक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरमीडिएटरी जंक्शन। टर्मिनल बार का डायग्राम कैसा होगा? ये वाला। नेक्स्ट देखते हैं, ये जो टर्मिनल बार है ये डेस्मोसोम की अपेक्षा महीन होते हैं तथा इनमें फाइबर्स तथा अंतरकोशिकीय स्थान में पाए जाने वाले पदार्थ अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। आगे देखते हैं इंटरडिटाइजेशन। ये अनेक ऊतकों के संलग्न कोशिकाओं के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ स्थानों पर उंगली के समान उभार के रूप में पाए जाते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऊतकों में। इन सभी का काम क्या होता है? एक दूसरी सेल को जोड़ने का। ये याद रखना, जो ये कहाँ पर दो सेलों के बीच में प्रेजेंट होंगे, आपको ये नाम बस याद रखना है। बस ये याद रखना है कि कौन सी कोशिकाओं में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये है इंटरडिटाइजेशन का डायग्राम। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इंटरडिटाइजेशन है, इंटरसेल्युलर स्पेस होगा, इंटरडाइजेशन होगा। सॉरी फ्रेंड्स, नाम बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है।
नेक्स्ट देखते हैं टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या है? ये संलग्न कोशिकाओं के त्रिस्तरीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी स्तर पर एक विशिष्ट क्षेत्र होते हैं जो कि अंतरकोशिकीय स्थान को पूर्णतः अवरुद्ध कर देते हैं। अब नाम से पता चल रहा है टाइट जंक्शन मतलब टाइट करके रखता है, अवरुद्ध करके रखता है। और कहाँ प्रेजेंट होता है? कोशिकाओं की त्रिस्तरीय प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहरी स्तर पर एक विशिष्ट क्षेत्र पर। ये टाइट जंक्शन बिल्कुल टाइट बना के रखते हैं। अब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के गुण देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिकाओं की सबसे बाहरी, दृढ़, लचीली एवं अर्धपारगम्य प्रकृति की होती है, जिसके फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों के अणु निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा इनमें से होकर कोशिका में प्रवेश करते हैं। क्या कहा गया है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कोशिका की सबसे बाहरी, दृढ़ और लचीली अर्धपारगम्य प्रकृति की होती है। अर्धपारगम्य मतलब कुछ ही चीजों को अपने अंदर आने जाने देती है। अगर पूरी पारगम्य होती तो वो सभी के लिए ओपन होती। इसके फलस्वरूप विभिन्न पदार्थों के अणु निम्नलिखित गतिविधियों द्वारा इनमें से होकर कोशिका में प्रवेश करते हैं। अब हम देखते हैं जल का अभिगमन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कोशिका का साइटोप्लाज्म बाहरी वातावरण की अपेक्षा अधिक सांद्रित होता है, मतलब अंदर का साइटोप्लाज्म अधिक सांद्रित होगा। अतः कोशिका का अर्धपारगम्य प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा जल के अणुओं का अभिगमन निम्न प्रकार से हो सकता है। कैसे? एक तो अंतः प्रसारण, एक बृहा प्रसारण। अब अंतः प्रसारण जिसे इंडोऑस्मोसिस कहते हैं, इसका नाम से पता चल रहा है अंत मतलब अंदर आना। इस प्रक्रिया में कोशिका के चारों ओर के कम सांद्रित वातावरण से कोशिका के अंदर कोशिका द्रव में जल के अणुओं का प्रवेश करना। अंतःप्रसारण में क्या होता है? जल अंदर जाता है। और बृहा प्रसारण, एक्सोऑस्मोसिस, नाम से पता चल रहा है बाहर निकलना। इस प्रक्रिया में कोशिका को अधिक सांद्रता वाले घोल में रखने पर कम सांद्रता वाले जल के अणु कोशिका के साइटोप्लाज्म में से बाहर की ओर विस्तृत होते हैं। डिफ्यूज होना मतलब विस्तृत होना, फैलना। नेक्स्ट देखते हैं अणुओं का अभिगमन। अब अणुओं का अभिगमन कैसे होता है? वो तो जल का ट्रांसपोर्टेशन या जल का अभिगमन। अब अणुओं का देखते हैं, ये भी निम्न प्रकार से होते हैं। अक्रिय अभिगमन, अक्रिय जिसे हम पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं। अक्रिय का क्या मतलब हुआ? जो जिसमें एनर्जी की जरूरत नहीं होती हमें। इस क्रिया के अंतर्गत विभिन्न विलयन या पदार्थों के अणु प्लाज्मा मेम्ब्रेन से विसरण द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं। अक्रिय अभिगमन अणु सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार होता है, अतः इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। मतलब किस पर डिपेंड करता है? सांद्रता ग्रेडियंट के अनुसार। जितनी ज़्यादा कम सांद्रता या ज़्यादा होगी उसी हिसाब से अणु अंदर या बाहर निकलेंगे। इसमें एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं होती। ये हम इसमें एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हैं, जैसे हम ढलान से कोई चीज़ को रखते हैं तो वो अपने आप लुढ़कती जाती है ना, अभी नीचे की ओर ही गति करेगी। जल है, नदी का पानी, वो हमेशा ढलान की तरफ ही जाएगा। अक्रिय अभिगमन उसी प्रोसेस पर वर्क करता है। नेक्स्ट देखते हैं सक्रिय अभिगमन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है? एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसमें हम ये मान लेते हैं कि विपरीत दिशा में जाने के लिए हमें जैसे एनर्जी लगानी होती है। जैसे हम सीढ़ियों पे चढ़ते हैं तो हमें स्टेप चल के जाना होता है, या कोई चीज़ को हम हवा में फेंकते हैं तो हमें उस पर फोर्स लगाना होता है, जबकि वो नीचे आएगी तो गुरुत्वाकर्षण बल के थ्रू अपने आप आ जाएगी। तो नीचे आना तो हम कह देंगे अक्रिय अभिगमन, और ऊपर को जाना सक्रिय अभिगमन, क्योंकि इसमें एनर्जी की जरूरत होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। इस प्रकार के अभिगमन में अणुओं या आयनों की गति सांद्रता ग्रेडियंट के विपरीत दिशा में होती है। इसमें अणु या आयन कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं। क्या करते हैं? कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गति करते हैं। इस क्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, अतः इसे सक्रिय अभिगमन कहते हैं। क्या कहते हैं? सक्रिय अभिगमन। क्रिया विधि मैकेनिज्म देख लेते हैं। सक्रिय अभिगमन में निम्नलिखित प्रकार की से क्रिया होती है। कौन कौन सी देखते हैं?
अनेक कोशिकाओं में सक्रिय अभिगमन हेतु सोडियम पोटासियम पंप होते हैं। क्या होते हैं? सोडियम पोटासियम पंप होते हैं। इस क्रिया में सोडियम आयन एक अस्थायी कॉम्प्लेक्स के रूप में प्लाज्मा झिल्ली द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं और प्लाज्मा झिल्ली की दूसरी ओर या कोशिका के अंदर पहुंचने पर मुक्त कर दिए जाते हैं। कैसे? एक कॉम्प्लेक्स होगा, जैसे हम कह देते हैं कि वो बीच का नहीं होता एजेंट, वो इसको लेके जाएगा अंदर की तरफ। वो कॉम्प्लेक्स क्या काम करता है? कि एजेंट का काम करता है, जो पोटासियम को पहले अपनी तरफ खींचता है, लेके जाता है, फिर सेल के अंदर जाकर उसको रिलीज कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस क्रिया के लिए ऊर्जा एटीपी से प्राप्त होती है। इसमें काम आने वाला प्रोटीन सोडियम पॉजिटिव पोटासियम पॉजिटिव डिपेंडेंट एटीपीएज एंजाइम है। इसमें क्या होता है? ऊर्जा की जरूरत होती है और वो ऊर्जा कहाँ से मिलती है? एटीपीएज से। और इसमें काम आने वाले प्रोटीन सोडियम पॉजिटिव पोटासियम पॉजिटिव डिपेंडेंट एटीपीएज एंजाइम होते हैं। प्रोटीन होते हैं वो किस रूप में होते हैं? एंजाइम के रूप में। प्रत्येक एटीपी के अणु का प्रयोग से सोडियम के 3 आयन बाहर निकलते हैं और पोटासियम के 2 आयन बाहर निकलते हैं। एक एटीपी से क्या होगा? सोडियम के तो 3 आयन बाहर निकलेंगे और पोटासियम के 2 आयन बाहर निकलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसके कारण कोशिकाओं के बाहर सोडियम की सांद्रता भीतर की अपेक्षा अधिक होती है। तो अब सोडियम की सांद्रता क्या होगी? भीतर की अपेक्षा ज़्यादा होगी, क्योंकि उस सोडियम की 3 आयन निकले हैं और पोटासियम के केवल 2, तो एक की मात्रा बढ़ गई तो उसकी सांद्रता ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, सक्रिय विगमन कोशिका के अंदर एक निश्चित आयन सांद्रता एवं प्रसारण दबाव बनाए रखता है। मतलब एक निश्चित आयन सांद्रता और प्रसारण दबाव बनाए रखता है। निश्चित इसलिए होगा क्योंकि इसमें काउंटिंग से निकलते हैं सोडियम पोटासियम अणु, तो निश्चित अपने आप ही हो गया। ये क्या है? प्रोसेस है। कैसे करता है? मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटासियम आयन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखते हैं। अब ये क्या है? पोटासियम आयन है। अब पोटासियम आयन सेल के अंदर जाएगा तो क्या करेगा? एक एजेंट है, उसको अंदर लेके जाएगा। ये क्या है? कैरियर, जिसे हम एजेंट का बोल देते हैं। ये पोटासियम आयन को कैच कर लिया इसने, फिर ये अंदर की तरफ धकेल देता है और फिर यहाँ से एटीपी ऊर्जा से ये रिलीज होता है, एनर्जी की जरूरत होती है, रिलीज हो जाता है और एटीपी ऊर्जा है वो एडीपी में चेंज हो जाती है, सेल के अंदर चला जाता है, फिर सेल से ये कैरियर आयन इसे रिलीज कर देता है, फिर ये प्रोसेस ऐसे चलती जाती है। ये क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम एंड पोटासियम आयन थ्रू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब नेक्स्ट देखते हैं हम पिनोसाइटोसिस। अब आपने बचपन से तो नहीं, 6th 7th से ये सुना होगा फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है? किसी चीज को इनगल्फ करके पचाना, मतलब उसको चारों ओर से घेर कर उसे पचा लेना, जैसे अमीबा करता है। अब पिनोसाइटोसिस आपने नाम सुना होगा। इसमें क्या होता है? ये क्रिया तो फेगोसाइटोसिस के जैसी है, लेकिन पिनोसाइटोसिस में क्या होता है? वो लिक्विड की बूंदों को अपने चारों ओर घेर के पचाता है। पिनों में वो तरल पदार्थों का यूज करता है। इसके बारे में देखते हैं। इस क्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम लीविस ने 1931 में किया। पिनोसाइटोसिस का सबसे पहला अध्ययन किसने किया? लीविस ने 1931 में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका के अंदर तरल पदार्थों के अंतःग्रहण की क्रिया को क्या कहा जाता है? पिनोसाइटोसिस। याद रखना है, इसमें कौन से पदार्थों को अंदर लिया जाता है? तरल पदार्थों को। मेथड देखते हैं किस प्रकार से वो अंदर लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका साइटोप्लाज्म के अंदर सूक्ष्म वेजिकल या पिनोसोम्स का निर्माण करती है। हम देखते हैं, इसके डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेल की। ये साइटोप्लाज्म है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहाँ पर लिक्विड सब्सटेंस है। अब इस सेल को ये लिक्विड सब्सटेंस अपने अंदर लेना है तो क्या करेगी? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, पहले जगह बनाएगी, उसको घेरेगी। इन्वेजिनेशन कहते हैं इस प्रोसेस को। फिर इसको अच्छे से जगह बनाकर इसको घेर लेके फिर ऐसे करके पूरी तरह से बंद कर लेगी। यहाँ पर बंद कर लिया, फिर ये साइटोप्लाज्म है, इसको घेर लेगा और ये साइटोप्लाज्म फिर लाइसोसोम या फिर दूसरे एंजाइम के थ्रू इसको पचा लेगा। इसे हम क्या कहेंगे? पिनोसोम। अंदर बने हुए वेजिकल को क्या कहते हैं? पिनोसोम। और पूरी प्रोसेस को क्या कहेंगे? पिनोसाइटोसोम या पिनोसाइटोसिस। ये क्या दिया गया? मैकेनिज्म ऑफ पिनोसाइटोसिस। नेक्स्ट देखते हैं,
ये पिनोसोम मेम्ब्रेन की सतह से कोशिका के बाहरी माध्यम के तरल पदार्थों के अणुओं को ग्रहण करने के पश्चात कोशिका साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जहां इनका पाचन कर लिया जाता है। पाचन लाइसोसोम द्वारा कर लिया जाता है। आगे देखते हैं। पाचन पूर्ण होने के पश्चात बचे हुए पदार्थ कोशिका के साइटोप्लाज्म से विस्तृत हो जाते हैं। मतलब जब पाचन हो जाता है तो फिर ये साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाते हैं, अलग अलग जगह पर अपनी ऊर्जा प्रदान करते हैं और वेस्ट मटेरियल को फिर ये निकाल भी देते हैं एक्सोसाइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट है फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस में क्या है, इस प्रक्रिया में प्लाज्मा मेम्ब्रेन द्वारा ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण किया जाता है। पिनोसाइटोसिस में तो तरल पदार्थों का अंतःग्रहण था और फेगोसाइटोसिस में क्या होगा, ठोस पदार्थों का अंतःग्रहण। इसका डायग्राम विधि देखते हैं। सबसे पहले मेथड। इस विधि के अंतर्गत प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका साइटोप्लाज्म के अंदर सूक्ष्म वेजिकल या फेगोसोम का निर्माण करती है। सेम वही प्रोसेस है, बस इसमें सॉलिड सब्सटेंस होगा, मतलब ठोस पदार्थ होंगे। देखते हैं। ये है सॉलिड सब्सटेंस, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये फिर यहाँ पर स्पेस बनाती है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, इन्वेजिनेशन। यहाँ पर इसने स्पेस बना लिया, फिर ये इसको बंद कर देगी और बंद करने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये फेगोसोम बन जाएगा और साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाएगा और वहाँ पर ये एंजाइम द्वारा पचा लिया जाएगा और फिर पूरी साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। ये फेगोसोम मेम्ब्रेन की सतह से बाहरी माध्यम के ठोस पदार्थों को ग्रहण करने के पश्चात कोशिका साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, जहां इनका पाचन लाइसोसोम द्वारा हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पाचन पूर्ण होने के पश्चात पचे हुए पदार्थ को कोशिका साइटोप्लाज्म में विस्तृत हो जाते हैं। सेम वही प्रोसेस है पिनोसाइटोसिस के जैसे, पर उसमें तरल पदार्थ का यूज होता है, इसमें ठोस पदार्थ का होता है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, इस क्रिया के द्वारा कोशिका साइटोप्लाज्म में उपस्थित तरल या ठोस पदार्थों को साइटोप्लाज्म में उपस्थित वेजिकल में एकत्रित करके कोशिका को बाहर स्रावित किया जाता है। मतलब एक्सोसाइटोसिस में जो होता है तरल हो या ठोस हो, उसको वेजिकल के रूप में बनाकर फिर बाहर फेंक देती है सेल से। इस क्रिया इंडोसाइटोसिस क्रिया पिनोसाइटोसिस एवं फेगोसाइटोसिस के विपरीत दिशा में होती है। अब इंडोसाइटोसिस कौन सी थी, इंडोसाइटोसिस मतलब अपने अंदर लेना। उसमें क्या आता है, इंडोसाइटोसिस टू टाइप्स की होती है या दो प्रकार की होती है, एक तो पिनोसाइटोसिस, एक फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में वो तरल पदार्थ को अपने अंदर लेती है और फेगोसाइटोसिस में वो ठोस पदार्थ को अपने अंदर लेती है। जबकि एक्सोसाइटोसिस है वो इंडोसाइटोसिस के विपरीत होती है, मतलब अंदर लिए हुए पदार्थ को बाहर निकालती है, स्रावित करती है या धकेलती है। नेक्स्ट देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोशिका के बाह्य आकृति को बनाए रखती है तथा इसे यांत्रिक अवलंबन प्रदान करती है। क्या करती है, बाहर की आकृति को बनाए रखती है और अंदर मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह कोशिका के प्रोटोप्लाज्म को बाह्य आघातों से बचाती है तथा क्षतिग्रस्त हो जाने पर यह शीघ्र पुनरुत्पादित हो जाती है। मतलब कोशिका के अंदर प्रोटोप्लाज्म है उसको बाहरी आघातों से बचाती है। अगर यह किसी वजह से हार्म हो जाती है, डैमेज हो जाती है, तो अपने आप को रिकवर कर लेती है। यह चयनात्मक पारगम्य होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल या डिफरेंशियबली परमिएबल होती है, जिसमें कुछ विशिष्ट पदार्थों के अणु ही इसमें से होकर कोशिका में प्रवेश कर सकते हैं या बाहर निकल पाते हैं। इस प्रकार प्रत्येक कोशिका में रासायनिक पदार्थों के अणुओं या आयनों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है, इस क्रिया से अनेक रासायनिक पदार्थों के अणुओं का या आयनों का आदान प्रदान होता है। नेक्स्ट देखते हैं कोशिका के अंदर स्रावित अवशेषीय या उत्सर्जित पदार्थों का उत्सर्जन करने में सहायक होती है। यह कोशिकीय गति में भी सहायता करती है। फ्रेंड्स, हमारी आज का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अगर आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग और भी कोई टॉपिक हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगी। और जानने से पहले वीडियो को लाइक,
चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके जाना। धन्यवाद।